और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज कि कैसे हम अप्रोच करें डीआई को। तो उसके लिए कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, कैसे कैलकुलेशन करनी होती है, वो हमने कल भी सीखा था। आज उससे एक लेवल अप हम लेके जाने वाले हैं अपने सेशन को। तो बता दीजिए, इज एवरीथिंग फाइन? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ओके, मेरे एंड से सब क्लियर है, एक बार आप भी कंफर्म कर दो। एंड जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहा है, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कॉमर्स के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट एक अलग चैनल है, वहां पे क्लासेस होती हैं। और नेक्स्ट वीक से आई विल ट्राई कि आपको यहाँ पे भी क्लासेस हैं जो प्रोवाइड की जाए एज पर टाइम टेबल। तो जेआरएफ अड्डा पे एडुकेटर हूँ, फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ गाइस। आ जाइए सब बच्चे। और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आज की क्लास की जो पीडीएफ है, कल की और आज की, ये कंबाइंड पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पे, होम पेज पे ही। जून 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो बैचेस ऑलरेडी स्टार्टेड है। मैंने यूनिट नंबर 2 पेपर 2 में स्टार्ट की हुई है, कॉमर्स में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। और साथ ही साथ आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग की भी ऑलरेडी हमने 3 से 4 क्लासेस ले लिए हैं और बेसिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, रिकॉर्डिंग से पूरा करके देन लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी पेपर 2 ऑफर किए जाते हैं पेपर 1 के साथ। अगर आपका पेपर 2 इनमें से है तो आप जुड़ सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, जिसमें ये सारी ऑफरिंग्स आपके लिए होती है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स एंड साथ ही साथ रिवीजन के लिए जो क्रैश कोर्स आता है, अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है किसी भी एस्पिरेंट को जो चाहिए यूजीसी नेट की तैयारी के लिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। केवल पेपर 2 लेना चाहते हो, केवल पेपर 2 ले सकते हो। विद हैंडबुक आपको ये मिलेगा। हैंडबुक की जो क्वालिटी होगी, बिल्कुल ऐसी क्वालिटी जो हमने खुद अपने टाइम पीरियड पे पढ़ी थी। उसमें भी कुछ नई चीजें ऐड ऑन करके, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, नए पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं, नए टॉपिक्स ऐड होते हैं, तो अपडेटेड हैंडबुक आपको यहाँ पे मिलने वाली है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। तो ये जो हमारा टाइमिंग है यूट्यूब का, वो आप देख सकते हैं। इस टाइम पीरियड पे आपके लिए क्लासेस रहती हैं एंड पेपर 2 के लिए भी इस टाइम पीरियड पे क्लासेस रहती हैं। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। ये सभी फीचर्स आपको क्लासेस में मिल जाते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, देन प्रिपरेशन टैब में जाके आप बैचेस में। चलिए, तो आज स्टार्ट करेंगे। हमें डिफरेंट ईयर्स दिए हुए हैं और उनमें नंबर ऑफ होटल्स दिए हुए हैं। ठीक है, कि किस पर्टिकुलर ईयर में कितने होटल हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि किस ईयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये बार ग्राफ में भी बनता है और इस तरीके से भी पूछा जाता है। बार ग्राफ में कैसे बनता है, एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पे आपको ईयर्स दिए होंगे, 2000 है, 2001 है, 2002 है, अप टू 2005। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ होटल्स दिए होंगे। तो बार बना होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 410 के लिए ये बार बन जाएगा, 440 के लिए इस तरीके से एक बार बन जाएगा, 570 इस तरीके से एक बार बन जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग ईयर्स में अलग अलग बार्स बन जाते हैं और आपको वैल्यू दी जाती है कि यहाँ पे नंबर ऑफ होटल्स है वाई एक्सिस पे, और या एक्स एक्सिस पे ईयर्स आपको दिए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए किस ईयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ हुई है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि कितना प्रीवियस ईयर में वैल्यू थी उससे कितना ज्यादा बढ़े। 5%, 10%, 15%, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारा प्रीवियस ईयर में डेटा है उस पे। तो यहाँ पे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, आपको मैं यहाँ पे दो तरीके बताने वाली हूँ। ध्यान से अपनी नोटबुक में लिख लेना, ये मेथड आपको बहुत ज्यादा काम करेगा जब भी आपसे परसेंटेज ग्रोथ की बात की जाएगी। ठीक है, तो परसेंटेज ग्रोथ में क्या चीज करनी है, मैक्सिमम पूछा हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए। हमने ना एक फर्स्ट क्लास में एक चीज सीखी थी कि हमारे पास परसेंटेज होता है और हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं। तो किस तरीके से ये काम करते हैं वो आपको समझना होगा। आपके पास 50% है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे 75% है। और यहाँ पे मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 3/4 है। ठीक है, ये परसेंटेज है। तो मुझे ये पता है 75% बड़ा होता है 50% से। तो अगर मेरे पास फ्रैक्शंस आ जाए 3/4 और 1/2, तो मुझे ये पता लगाना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो मैं क्या करती हूँ, 3/4 है, 1/2 है, बहुत ही नॉर्मल सा केस, बिल्कुल बेसिक, हम क्या लेके चलते हैं कि इनके बेस को सेम बना लो। तो हम इसको क्या कर देते हैं, 2/4 लिख देते हैं। और 2/4 और 3/4 में 3/4 बड़ा है, तो हम ये बोल देते हैं कि 75% जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का यही एक तरीका है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास परसेंटेज इंक्रीमेंट हमें निकालना है।
बट हमारे पास नंबर्स क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो बेस में 100 तो ऐसा होगा नहीं, हर बार बेस क्या होगा, चेंज होगा, फ्लक्चुएटिंग बेस होगा। जब 410 से 440 का इंक्रीमेंट आएगा तो कितने का इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा 30 का। कितने पे होगा, 410 पे। फिर सेकेंड ईयर में 440 से 570 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 130 का। कितने पे, 440 पे। फिर 570 से 710 पे हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 240 का, नहीं 140 का, है ना। और कितने पे हो रहा है, 570 पे हो रहा है। देन 710 से 710 पे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, जीरो इंक्रीमेंट। और फिर 710 से 838 पे हम आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 128 का। और कितने पे, 710 पे। यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है, पैटर्न देखो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास क्या हो रहा है, इतना इतना चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज में अगर निकालती हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 100 करती हूँ। मैंने आपको अभी सिखाया कि परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों चीजें हैं, हम फ्रैक्शंस में भी कंपेयर कर सकते हैं। तो हर बार परसेंटेज सॉल्व करना देन आंसर निकाल के बताना बहुत ज्यादा लेंथी है। इससे बेटर हम क्या करेंगे, जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना है तो आप फ्रैक्शन से भी उसको कंपेयर कर सकते हो। अब वही चीज हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी हर जगह यहाँ जीरो से जीरो है जो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास जो फ्रैक्शन बचे वो कितने फ्रैक्शन है, एक बचा यहाँ पे 3/41, ठीक है। एक यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आया था 13 और 44, 13/44। एक फ्रैक्शन मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 14/57, ठीक है। और एक फ्रैक्शन यहाँ पे निकल के आ रहा है मेरे पास 128/710। अब ये चीज हमें समझनी है, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन आ गया। तो अब यहाँ पे क्या समझने वाली चीज है, ऑब्जर्वेशन करने वाली चीज है। ऑब्जर्व हम यहाँ पे ये करेंगे कि मेरे पास ये जो फ्रैक्शंस है ये किस तरीके से यहाँ पे इजी फ्रैक्शन बन सकते हैं। तो मुझे एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, 14 को 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ ना 56 बन जाता है। 14 4 जा 56 होता है। तो मतलब क्या है, ये 1/4 है फ्रैक्शन। अब इससे ही मैं कंपेयर करूंगी बाकी सभी को कि ये 1/4 से कम है या 1/4 से ज्यादा है। और कम और ज्यादा का फ्रैक्शन लेते हुए यहाँ पे मैं अपना आंसर निकाल सकती हूँ। चलिए 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। अगर यहाँ पे 1/4 है, इसको 1/4 में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, 3/12 अगर होगा तो 1/4 होगा। तो यहाँ पे एक चीज समझना, नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक्स में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में किस तरीके से चीजें चलती है। अगर आपका डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो आंसर आपका और कम होता जाता है, ठीक है। अगर आपका डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो आंसर आपका बहुत छोटा होता जाएगा। और अगर आपका न्यूमिनेटर बढ़ता जाएगा तो आंसर आपका बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ 14/57 तो 1/4 के करीब है। अगर मैं 3/41 को कंपेयर करूं तो 3/41 तो बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि 1/4 होने के लिए तो 3/12 होना चाहिए था। अब ये डिनोमिनेटर 12 होता तो 1/4 होता, यहाँ पे डिनोमिनेटर 41 है, लगभग 3 गुना से भी ज्यादा है, 3.5 गुना है। तो इसका मतलब ये जो आंसर आएगा ये 1/4 से बहुत छोटा आने वाला है, बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। तो यहां से इन दोनों में से ये क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि मुझे मैक्सिमम डिफरेंस देखना है। देन इसके बाद 13 और 44 को कंपेयर करते हैं। 13 और 44 को अगर मैं कंपेयर करूं तो 13 4 जा कितना होता है, 52 होता है। और यहाँ पे है 44। अगर इसको 1/4 बनना था तो यहाँ पे 52 होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो 44 है। अब डिनोमिनेटर जितना होना चाहिए था उससे कम है, तो इसका मतलब आंसर मेरा ज्यादा आएगा। तो ये जो फ्रैक्शन है ये मोर देन 1/4 बनने वाला है, ये चीज श्योर है। फिर इसके बाद अब मेरे पास यहाँ पे नंबर आ गया कि ये जो है ना ये फ्रैक्शन बड़ा है इससे, अब कंपेयर करना है मेरे को, क्योंकि इन तीनों में मैंने निकाल दिया। अब 13/44 और 128/710 इनमें से मुझे कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो अगेन अब यही चीज करते हैं। अब 710 है, अगर यहाँ पे 1/4 बनाना हो तो इसका 1/4 हिस्सा ऊपर न्यूमिनेटर में होना चाहिए, और इसका 1/4 कितना होगा, 710 का। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे 1/4 अगर मैं करूं तो 1 जा 710 है ना। तो इसको मेरे को कंपेयर करना है, इसका 1/4 करना है नॉर्मली। तो इसका 1/4 अगर मैं करूंगी तो 127 नहीं 177, यस। यहाँ पे बन रहा है न्यूमिनेटर में 177 या 178 होना चाहिए अगर मेरे को इसको 1/4 बनाना है। बट न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या है, नंबर बहुत कम है। अगर नंबर बहुत कम है तो 1/4 से बहुत कम वैल्यू आएगी। न्यूमिनेटर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, डिनोमिनेटर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है।
तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये भी क्या होगी 1/4 से कम होगी, तो ये वैल्यू मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है। और ये जो चेंज था वो किस में था, 2001 से 2002 का चेंज। तो 2002 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। बिल्कुल उत्कर्ष जी का आंसर और रिया जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, जब हम फैक्टर से यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि एक फ्रैक्शन कॉमन बना लिया और उससे कम और ज्यादा को हम कंपेयर कर रहे हैं। अभी मैंने आपको ये समझाया अच्छे से, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। आप खुद से ट्राई करोगे तो बहुत इजीली आपका ये 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। ये मेथड समझ आ गया तो थम्स अप देंगे। इसके साथ साथ मैं एक और मेथड आपको समझाने वाली हूँ, और ये चीज बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है, क्योंकि एक क्वेश्चन परसेंटेज ग्रोथ का बनता है मोस्टली डीआई में। अगर ये चीज क्लियर है तो एक बार थम्स अप दो, फिर आगे चलते हैं। एक जो भी कॉमन आपको ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रही है, बेसिक ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रही है, उसको लो और उससे बाकी सबको कंपेयर कर लो। ऐसा नहीं है यहाँ पे 1/4 है तो 1/4 ही लेना था। मैंने 1/4 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पूरा पूरा ये कैंसिल हो रहा था, ठीक है, 1/4 के करीब बन रहा था। यहाँ पे अगर मैं नंबर लूंगी तो बहुत अलग सा फ्रैक्शन बन जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा फ्रैक्शन नहीं लिया। यहाँ पे सेकंड है, सेकंड यहाँ पे क्या है, डबल पाई चार्ट दिया हुआ है आपको। बार ग्राफ भी हो सकता है, दो टेबल्स भी हो सकती है, किसी भी चीज में ये फॉर्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सेल्स अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अलग अलग कंपनीज आपको दी हुई है। डेटा समझते हैं पहले, डेटा क्या दिया हुआ है। डेटा में हमें 2000 में और 2001 में 2 ईयर का डेटा दिया हुआ है। एक साल में टोटल सेल्स कितनी है, 1540 करोड़ की, और 2001 में सेल्स है 1694 करोड़ की, ठीक है। आपको चार यहाँ पे कंपनीज दे रखी है, और उन कंपनीज ने कितनी कितनी सेल की है आउट ऑफ टोटल सेल्स वो आपको बता रखा है। जैसे कि ए कंपनी है, उसने 37% सेल की, बी कंपनी ने 41% सेल की, सी कंपनी ने 12% सेल किया है, और डी कंपनी ने 10% का सेल किया 2000 में। ऐसे ही 2001 में ए कंपनी ने 23% का सेल किया, बी कंपनी ने 45.1% सेल किया, सी कंपनी ने 19.9% सेल किया, और डी कंपनी ने 12% का सेल किया है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है, आप ये बताइए कितना प्रतिशत सेल में बढ़ोतरी हुई है कंपनी बी की। तो कंपनी बी 2000 में 41% की सेल कर रही थी, और 2001 में 45.1% की सेल कर रही है। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से समझना। ये फ्रेमिंग ही इस तरीके से की होगी कि आपके लिए ये ट्रिक है जो यूजफुल होगी हमेशा। आपको कभी भी लिख लो ये अपनी नोटबुक में, आपको कभी भी जब इंक्रीमेंट दिया जाता है वो इस तरीके का इंक्रीमेंट हो कि जिस इंक्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, जैसे 41 से 45.1 बना, तो यहाँ पे जो यूनिट वैल्यू है, ध्यान देना क्या बोल रही हूं मैं, कि जो 2000 में हमें डेटा दिया हुआ है उसकी जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है, क्या वही सेम डिजिट जब हम दूसरे ईयर की बात कर रहे हैं उसकी यूनिट प्लेस बन रही है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ध्यान देने वाली चीज। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 41 से 45.1 बन रहा है, इसकी यूनिट प्लेस वाली डिजिट इसकी भी यूनिट प्लेस पे है, तो 110% यहाँ पे लॉजिक बनेगा, वो ये बनेगा कि आपका 10% का इंक्रीमेंट हो रहा होगा। चेक कैसे करना है 10%, 41 का 10% कितना होता है, 4.1। देखो अब यहाँ पे क्या 4.1 का ही इंक्रीमेंट है, 41 में 4.1 ऐड किया 45.1, बिल्कुल। तो मुझे ये चीज पता लगी कि यहाँ पे 10% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। 10% का क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया। ऑब्जर्वेशन वाली चीज है, लिख लो अपनी नोटबुक में, भूल जाओगे अदरवाइज। फिर दूसरी चीज यहाँ पे देखो, अब मुझे क्या बताना है, टोटल सेल्स में कितनी इंक्रीमेंट हुई। अभी मैंने ये देखा कंपनी बी ने इतना इंक्रीमेंट किया खुद से, ठीक है, 2000 से 2001 में, बट क्या मेरी सेल्स जो है वो सेम है दोनों ईयर्स में, नहीं, सेल्स भी चेंज हो रही है। अब क्योंकि सेल्स भी चेंज हो रही है तो डबल चेंज का इफेक्ट मेरे पास आएगा, एक तो सेल कितनी मैंने बढ़ाई वो, और एक कितना यहाँ पे टोटल सेल्स बढ़ी वो भी। तो यहाँ पे भी वही अप्लाई करो रूल कि क्या यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, किसकी जो यहाँ पे 10% है उसका इतना यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट आ रहा है, इसका 10% 154 है। क्या 1540 में 154 को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो 1694 बनता है, बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि यहाँ पे भी 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना है, क्योंकि परसेंटेज क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव का मतलब
ये नहीं बताएगा कि इतना अमाउंट चेंज हो गया, वो बताएगा इतने परसेंट से चेंज हुआ, जो पुरानी वैल्यू है उसका परसेंटेज। अब यहाँ पे देखो मेरे लिए 41 में से 45.1 बना, यहाँ पे भी 10% का चेंज आया, और 1540 में 1694 बन रहा है, यहाँ पे भी 10% का चेंज है। अब क्योंकि दोनों जगह 10-10% का चेंज है, तो रिलेटिव चेंज कितना आएगा, मैंने आपको एक चीज सिखाई है, ए बी फॉर्मूला, वो होगा यहाँ पे अप्लाई। ए बी फॉर्मूला क्या है? ए बी फॉर्मूला, जब हमें दो इंक्रीमेंट, सक्सेसिव इंक्रीमेंट दिखाई देते हैं, तो हम नेट इफेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। अब ए क्या है? ए आप ले लो कि सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ, बी आप ले लो कि कंपनी ने कितना इंक्रीमेंट किया। तो सेल्स में भी 10% का इंक्रीमेंट हुआ, कंपनी ने भी अपनी सेल्स में, कंपनी बी ने 10% का इंक्रीमेंट किया, तो कितना टोटल इंक्रीमेंट होगा? 10 इंटू 10/100 भी यहाँ पे लगाना होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 21% यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। और आपको ऑप्शंस में ये चीजें दी होंगी, 20%, 21%, 22%, तो आंसर विल बी 21% ओनली। बहुत अच्छी चीज है, बट थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो यही लॉजिक्स हमें अप्लाई करने हैं कि कैसे यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट हुआ और कैसे सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? इसका एक और तरीका है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। मैं आपको दो दो तरीके सिखा रही हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। यहां तक अगर क्लियर है तो थम्स अप देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे जब ये क्वेश्चन बनते हैं ना, ये इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जहां पे पूरा पूरा परसेंटेज आपको दे रखा होगा, 10%, 15%, 20%। कोई भी ऐसी रेंडम वैल्यू कभी नहीं बनेगी कि जो पॉइंट्स में जा रहा हो, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि मैंने ये DI दी है, तो मुझे ये देखना है कि बच्चा कितना इसमें चीजें एनालिटिकल वे से सोच सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा तरीका मैं आपको सिखाती हूँ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि मैम मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि कब कैसे किसका परसेंटेज निकालना है, दो दो परसेंटेज आपने सिखा दिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट हमें देखना था ना, तो यहाँ पे देखो 15401, इसका कितना परसेंट सेल कर रही थी मैं? 41%, है ना। और फिर 1694 है, इसका कितना परसेंट सेल कर रही थी? 45.1%। ठीक है, तो यहां से इसको कैंसिल आउट करो। देन इसके बाद अब हमें यहाँ पे चीजें समझनी होगी थोड़ी सी, ये जो नंबर है इनको हम कैंसिल आउट करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बट तरीका ये भी वही सही है, जैसे आप फाइंड आउट करते हो उस तरीके से यहाँ पे भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करूंगी? पहले सबसे पहले इसको फोर के टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं। कैसे पता लगेगा कि ये 40 है और यहाँ पे 94 है, दोनों 4 के टेबल पे चले जाएंगे। ठीक है, 40 भी कैंसिल होता है, 94 भी। इसको अगर मैं सोल्व करूंगी तो 4 3 12, 34 बचा, 4 8 32 एंड 5 20, 385 आ गया। इसको सोल्व करूंगी 4 2 एंड यहाँ पे कितना बनेगा? अरे एक मिनट, नहीं ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, सॉरी 94 है ना, 94 नहीं कैंसिल हो रहा, 2 पे कैंसिल करो। 7 जा 14, 7 जा 14 एंड 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कैसे आएगा? 2 के टेबल पे 8 4 एंड 7। अब यहाँ पे देखो कि कैसे कैंसिल आउट होगा। अब कैसे कैंसिल आउट होगा? 770 है, मतलब 11 के टेबल पे जा सकता है, जा सकता है। अब ये 847 है, क्या ये 11 के टेबल पे जाएगा? ये 11 के टेबल पे जा सकता है क्या? 11 के टेबल की क्या ट्रिक होती है, अगर आपको देखना हो कि डिवाइड हो रहा है या नहीं? ऑल्टरनेट पोजीशंस होती है ना, उनको ऐड करो और फिर क्या करो? माइनस करो। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है या फिर डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो वो नंबर 11 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 8 और 7 यहाँ पे कितना बन रहा है? 15, और ये 4 है। 15 में से 4 माइनस करेंगे 11, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 84 है, ये 7 के टेबल पे 11 के टेबल पे जाएगा, 7 पे 70 बन गया। ये 11 के टेबल पे कितने पे जाएगा? 7 जा 77। फिर हमारे पास कितना बचा? यहाँ पे 7 बचा और 7 है, तो 7 पे अगेन 77, तो ये 70 बन गया, ये 70 बन गया। अब ये 7 के टेबल पे जाएगा 10 पे, और ये 7 के टेबल पे जाएगा 11 पे। ठीक है, और अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी, ये 41 है और ये 45.1 है, तो यहाँ पे भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा
1 पे, 41 पे, और ये 1.1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू बन रही है, 10 वन जा 10, और यहाँ पे 11 इंटू 1.1 मतलब 12.1। हाँ है ना, 11 को 1.1 से करेंगे, 11 का स्क्वायर 121 होता है, एक डिजिट के पहले पॉइंट है, तो 12.1 आ गया। अब आप ये चीज देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये रेशियो हमारे पास बन रही है। अब ये रेशियो बन रही है मतलब ये पहले हम कितनी सेल कर रहे थे वो आ गई, और ये अब कितनी सेल कर रहे हैं वो आ गई। अब आपको चेंज निकालना है, चेंज कितना आया, 10 से 12.1 बन गया, 2.1 कितने पे, 10 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज निकालना है, इसको 0 से 0 कैंसिल कर लो, आंसर आ गया 21%। आंसर दोनों तरीके से आपका 21% ही आने वाला है। बेसिक तरीका होता है पहले इसका 41% निकालो, फिर इसका 45.1% निकालो, जो वैल्यू आएगी ऊपर वाली की वैल्यू इसको न्यूमिनेटर में रखो, और ठीक है इंक्रीमेंट निकालना है ना, इसका डिफरेंस न्यूमिनेटर में रखो, डिनोमिनेटर में बेस ईयर को रखो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। ए बी फॉर्मूला मेरे को लगता है ज्यादा इजी है, ठीक है, अगर आप इस चीज को अप्लाई कर पाओगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये चीज हेल्पफुल हो जाएगी, और ये चीज आनी चाहिए आपको, ठीक है। कितना इंक्रीमेंट हुआ, दो बार इंक्रीमेंट हो रहा है, एक बार कंपनी बी ने कितना किया, और एक बार टोटल सेल्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड ना एक क्वेश्चन है मेरे पास, उस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सेल्स ऑफ कंपनी डी, कंपनी डी की बात कर रहे हैं, 2000 में 10% की सेल है, 2001 में 12% की सेल है। इसका बेसिक मेथड भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली है चीजें, अब 10% से 12% हुआ है, तो कितना इंक्रीमेंट होगा वो चीज आपको देखनी है। ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ, 30%, 32%, 35% और 31%। 12.4, नो, देखो 10 से क्या हो रहा है, 12% बन रहा है। अब 10 का 10% एक होता है, 10 का 20% दो होता है, तो मैं ये देख पा रही हूँ 20% का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल, और यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब एक वैल्यू है 20 और एक वैल्यू है 10, ए बी फॉर्मूला लगा दो, 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10, 20 गुना 10 करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, ए बी फॉर्मूला इस तरीके से ओपन होता है। अब अगर आपको ए बी फॉर्मूला नहीं पता तो उसके लिए ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी है डिटेल में, आप उनसे समझो, अदरवाइज मैं बता देती हूँ। ए बी फॉर्मूला क्या है, जब सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज या एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज हो रही होती है ना, तो हम दो चीजों को ए और बी की फॉर्म में लिख लेते हैं, एक इंक्रीमेंट ये है, एक इंक्रीमेंट ये है, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, तो ए का चेंज आया पहले, फिर बी का चेंज आया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब नेट इफेक्ट क्या हुआ, चेंज आने की वजह से क्या चेंज आया, वो चीज को भी हम ऐड करते हैं, अगर माइनस होता है तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 200 है, ठीक है, और यहाँ 100 है, तो 2, तो 30 प्लस 2, 32% हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिनका भी आया है 32, और जिन्होंने 30 बोला है, 20 और 10 का चेंज तो आ ही रहा है, अब ये 20% बढ़ने से उसका भी तो 10% आएगा ना, तो 20 का 10% ये दो भी ऐड होगा, इसीलिए हम यहाँ पे 20 इंटू 10/100 करते हैं, ठीक है। 32 इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि 30। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे थर्ड हमारा जो मेथड है वो हम सीखने वाले हैं यहाँ पे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं। कभी कभी आपको डेटा दिया जाता है ना, कि बहुत बड़ा बड़ा डेटा दे दिया जाता है, जैसे आप इस डीआई में देख पा रहे हो,
तो आपसे क्या बोला जाता है कि आपको 2 ईयर का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, 2 ईयर के एवरेज का डिफरेंस निकालना है, या 2 ईयर में जो भी हमारे पास वैल्यूज है उनकी एवरेज बताओ, इस तरीके से आता है ना। तो यहाँ पे क्या चीज होती है एवरेज में, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिफरेंट विलेजेस में पॉपुलेशन दी हुई है इन थाउजेंड्स। तो यहाँ पे 5553 जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है कि 5,553,000 लोग हैं एक विलेज में, ठीक है, इन थाउजेंड्स ये वैल्यू दे रखी है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको ना एवरेज पॉपुलेशन लेनी है 2016 की, ठीक है, और ये बताना है कि ये कितनी ज्यादा है 2015 की एवरेज पॉपुलेशन से। एवरेज पॉपुलेशन मतलब टोटल करके डिवाइड कर दो जितने भी नंबर ऑफ विलेजेस हैं, ऑब्जर्वेशन जिनको हम बोलते हैं। तो 2015 और 2016 इनका टोटल करना है, और टोटल करने के बाद एवरेज करना है और उनका डिफरेंस निकालना है। अगर आप इसका बेसिक मेथड करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले टोटल करोगे डिवाइड बाय 5 करोगे, फिर इसका टोटल करोगे डिवाइड बाय 5 करोगे, और फिर डिफरेंस निकालोगे। मैं आपको बोलती हूँ ऐसे करने की बजाय आपको करना क्या है, आपको पहले ले लेना है डिफरेंस। देखो 5, 10, 15, 10, 12 और 20, इसको आप टोटल ले रहे हो, कितना बन रहा है 30, और इसको फिर टोटल कर रहे हो, ये कितना बन रहा है 42, और इसकी हम क्या निकाल रहे हैं एवरेज निकाल रहे हैं, 3 3 से इसको डिवाइड करके। तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे आ गया 13, और अब मैं इनका डिफरेंस ले रही हूँ 3। इस तरीके से वैल्यू को सॉल्व कर रही हूँ। और दूसरा तरीका मैं क्या यूज कर सकती हूँ वो ये है कि मेरे को डिफरेंस का ही तो एवरेज लेना ना, एवरेज का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का एवरेज लेना है, तो पहले डिफरेंस ले लो। 5 में से 10 माइनस करो, -5, 10 में से 12 माइनस करोगे -2, 15 में से 20 माइनस करोगे माइनस, कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा। अब ये जो डिफरेंस लिया ना इसकी एवरेज ले लो, 12 है, 12 का एवरेज करोगे 3 से, यहाँ पे आएगा 4, सॉरी यहाँ पे 14 बनेगा ना, हाँ 14 बनेगा 4, तो यहाँ पे इसको एवरेज करोगे तो कितना बनेगा 4। तो डायरेक्टली मुझे ये पता लग रहा है ना आंसर में कि कितना डिफरेंस आया है। और यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, इसको लेंथी कर रही हूँ, और यहाँ पे ये इजी मेथड बन रहा है। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस होता है ना एवरेजेस का, वो हमेशा बराबर होता है एवरेज के डिफरेंस का। ए बी कर लो, बी ए कर लो, एक ही बात है। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। 2015 और 16 की बात कर रही है इन्होंने, एवरेज पॉपुलेशन का डिफरेंस बताओ। मैं क्या करूंगी, मैं पहले डिफरेंस लूंगी फिर उसका एवरेज करूंगी। तो पहले डिफरेंस लेना मेरे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि टोटल करना फिर डिफरेंस लेना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ज्यादा टाइम वहां पे लगेगा। तो चलिए इसको देखते हैं, करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे क्या चीज होगी, यहाँ पे ना मैं डिफरेंस लिख रही हूँ। ध्यान देना एक चीज इसमें क्या है ध्यान रखने वाली, कि अगर आप 2015 में से 2016 को माइनस कर रहे हो ना, तो हर बार 15 में से 16 को ही माइनस करना है। और अगर आप 16 में से 15 को माइनस कर रहे हो तो हर बार 16 में से 15 को ही माइनस करना है। प्लस माइनस साइन का खास ध्यान हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 15 और 16 है ना, तो 16 में से 15 का डिफरेंस कर रही हूँ। 6,663 में से 5,553 माइनस करती हूँ, तो कितनी वैल्यू आएगी, 1,110, ठीक है। इसको अगर मैं सोल्व करूं, यहाँ पे 3595 है, 3485 है, इसको अगर मैं सोल्व करूंगी ये वैल्यू कितनी आएगी 110। 1920 में से 1815 माइनस करने हैं, तो यहाँ पे 20 में से 15 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 1900 में से 1800 जाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। फिर 2644 में से 2544, 100 बच गया। और यहाँ पे 4232 में से 4432, मतलब 4232 और 4432 कितने का डिफरेंस है 200 का, पर नेगेटिव 200 है, तो यहाँ पे -200 में लिखूंगी, ठीक है। अब मैंने निकाल लिया डिफरेंस, अब मेरे को क्या करना है, इसको टोटल करना है। अब अगर मैं इसको टोटल करूंगी तो माइनस का 200 है ना, ये 100 और ये 200 और ये भी 100 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कितनी वैल्यू बचेगी, यहाँ पे वैल्यू बचेगी 1,110 प्लस 110 प्लस 5, ये वैल्यू मेरे पास बची है। अब इनको कर लेना है, क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है, क्योंकि टोटल हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो इसका टोटल कैसे करेंगे, 1,200, 1,225, 1225 आ गया। अब इसको कर देंगे डिवाइड बाय 5, तो 1225 को डिवाइड करूंगी 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 245 मेरे पास आंसर आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए सभी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इसको सॉल्व करके 245 आ गया,
बट करेक्ट आंसर इनमें से क्या है, ए, बी, सी और डी। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट विलेजेस इज गिवन इन थाउजेंड्स, इज गिवन इन थाउजेंड्स। तो जो भी मेरे पास वैल्यू आई है उसको थाउजेंड्स में भी तो लेना है, मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड करोगे। ऑप्शन नंबर ए से वैल्यू दी थी, भी कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन में डीआई में एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है, और ये मैंने स्ट्रेस भी दिया था, इज गिवन इन थाउजेंड्स। तो जितना आंसर आया उसको 1000 से आपको मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेके चल रहे हैं। ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। और यहाँ पे कौन सा मेथड ज्यादा इजी है, ये वाला मेथड हमेशा इजी है। पहले डिफरेंस लो, देन उसको सॉल्व करो, क्योंकि जब पहले डिफरेंस ले लोगे ना, जो टोटल करना होगा वो कम हो जाएगा नंबर, ठीक है। बड़े बड़े नंबर नहीं ऐड करने पड़ेंगे, छोटे छोटे नंबर ऐड करोगे और डिवाइड करना भी इजी हो जाएगा। क्लियर? ये ट्रिक मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है बहुत बार।